ये यक्ष प्रश्न तो है। और ये देखिए, तब जब हम बात कर रहे हैं तब पार्थ पवार और जय पवार दोनों सबको अभिवादन करते हुए, नमन करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए और मजबूती के साथ खड़े हैं। चेहरे का हाव भाव आप जरूर नोट कीजिएगा। अरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अरुण, नेटवर्क इशू है। शिवानी, शिवानी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, अब वहां पर व्यवस्था आप देख रहे हैं ना, क्योंकि टाइट व्यवस्था है। जैमर्स भी अपने जगह पर काम कर रहे होंगे, खूब सारे नेटवर्क एक साथ, फोन एक साथ। हमारे साथ यहाँ विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, आपकी उपस्थिति कहाँ है और जिसकी चर्चा हम यहाँ स्टूडियो में कर रहे हैं? विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कई बार रूबिका, जो सिचुएशंस है वो ऐसे चैलेंज थ्रो करते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति कई बार आपके एक्सपेक्टेशन या जैसे होता है जो आप कह रही थी कि अंदर से पवार को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, कि अंदर से बिल्कुल वो दृढ़ता जो सामने आती है, चैलेंज आता है, व्यक्ति कई बार ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कल और आज में बहुत बड़ा एक फर्क हो जाता है। उस फर्क को नाप करके, और ये संभव है कि सुनेत्रा पवार उस दहलीज, वो जो फर्क है उसको पार करके आगे आ जाए। संभव है कि उनके बेटे का, क्योंकि दो उनको सपोर्ट सिस्टम भी घर के अंदर है, जब तक बेटे तैयार होते हैं, या जो पार्टी के परिवार के मुखिया हैं शरद पवार साहब, वो कोई ऐसा सुझाव देते हैं जिसके माध्यम से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि पार्टी का जो सिंबल घड़ी था ओरिजिनल, और पार्टी की पॉलिटिकल लीगेसी को आगे लेकर वाले लीडर्स भी तो है ना, फिर वो भी तो कहेंगे कि प्रफुल्ल पटेल अभी जैसे जितने एक्टिव हैं, उनका एक अहम मतलब सुझाव के तौर पे अहम से होगा कि कैसे क्या करें। लेकिन जो कार्यकर्ता है उनकी जो निष्ठा है, वो निष्ठा पार्टी समझ में आते हैं, लेकिन तभी जब वो परिवारवाद की बात होती है कि वो निष्ठा जो है वो परिवार सेंट्रिक होती है। पार्टी को लेकर कार्यकर्ता काम करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि भाई शरद पवार कह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अजीत पवार कर रहे हैं। अब यहां पर जब अजीत पवार नहीं रहे हैं तो एक मातृ शक्ति अगर सेंटर में रहती है तो फिर उसकी बातों को मानने में या उनकी लीडरशिप में काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता है कि फिर होती है। हो सकता है कि बच्चों को लेकर ये हो कि अभी इनकी उम्र क्या है, अभी तो इनकी शुरुआत हुई है, तो सीनियर लीडर्स हो सकता है इस मसले में कोताही बरतते, लेकिन जब दाई की बात आएगी, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा की बात आएगी, तो शायद उस वक्त वो सॉफ्ट हो सकते हैं और ये इतना स्ट्रॉन्ग जो रिबेल है वो ना खड़ा। मेरे ख्याल में आपका बिल्कुल आकलन सही है, क्योंकि जिस तरह से आपने उसको परिभाषित किया है ना कि एक जो मतलब मातृ शक्ति जो होती है वो ताई के रूप में जानी जाती है, उनका एक अपना प्रभुत्व है, कार्यकर्ताओं का कनेक्ट है, उन्होंने एवोल्यूशन देखा है अपने पति का, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो पुराने लोग जुड़े हैं, उनको कम्युनिकेट करने में उनके साथ सुविधा है। तो ये संभव है कि वो लीगेसी उनके पास ट्रांसफर हो या वो उस मेंटल को संभाले, आगे कितनी तैयार है। कई बार परिस्थितियां तैयार कर देती हैं, मतलब तैयार इसमें तो मतलब परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपको तैयार होना होता है, लेकिन ये मतलब पूरा देश इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, विलय तो हो ही जाए। विलय केवल इतना सिंपल इसलिए मुझे संजय जी नहीं दिखाई दे रहा है कि विलय होना मतलब शरद पवार को सरकार में आना। सरकार मतलब जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, वो टूटता है, वो एकदम बिखरता है, और फिर शरद पवार पूरी एनसीपी के साथ यहां पर आते हैं। देखिए, उसका इम्पैक्ट राज्य में भी और केंद्र में भी है, क्योंकि शरद पवार साहब के साथ एमपीज की जो संख्या है वो एनडीए के एमपीज के साथ जाकर के जुड़ जाती है। स्टेट में उनका काफी छोटा सा घटक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होगा। और साथ में उसमें एक चीज और भी है कि शरद पवार साहब की जो पार्टी इस समय में एनसीपी शरद पवार है, उसमें सुप्रिया सुले उस पार्टी को मतलब भविष्य के लोगों को लीड कर रही हैं। फिर दोनों परिवार एक साथ विलय होते हैं। इतने समय से बात चल रही थी, अभी तक नहीं हुआ था, शायद पंचायत इलेक्शन के बाद होता है। इसके बाद ये सवाल फिर से उनके पास भी आएगा, शरद पवार के पास भी आएगा, सुप्रिया सुले के पास भी आएगा, सुनेत्रा पवार के पास आएगा,
पार्थ पवार के पास आएगा और तमाम लोग जो परिवार के साथ या पार्टी के साथ उनके जो कद्दावर नेता हैं वो जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट कुछ होना शायद संभव नहीं हो, क्योंकि ये पहले तो रिकॉन्साइल करेंगे आप। राजनीति तो बहुत क्रूअल है ना संजय जी, इट्स अ वेरी वेरी क्रूअल गेम। मतलब कई ऐसे दर्शक हैं जो ये कह रहे हैं रूबिका जी ये क्या विडंबना है कि अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद ये प्रश्न आ जाता है कि नेक्स्ट कौन। पर राजनीति है ही इतनी खतरनाक चीज और वो है ही इतनी क्रूअल, क्योंकि जो कुर्सी अभी खाली हुई है उस कुर्सी को आपको किसी मुफीद चेहरे से नवाजना पड़ेगा और कार्यकर्ता भी यही चाहेगा कि अब हु नेक्स्ट हु, कौन हमें लीड करेगा, हमारा लीडर कौन होगा। वो बारामती के लोग जो कह रहे हैं कि अब हम अनाथ हो गए हैं, अब हम किसके पास जाएंगे, अब वो जनता दरबार कौन लगाएगा, उस शिकायत को भी पूरा करना होगा। जनता दरबार किसी को लगाना ही होगा, चाहे वो पार्थ लगाए, चाहे वो जय लगाए, चाहे वो सुनेत्रा ताई लगाए, लेकिन ये जनता दरबार ये परंपरा रही है बारामती की और ये मजबूती रही है बारामती की। और ये काम पवार परिवार को और खासकर एनसीपी जब अजीत पवार में बढ़ गई और शरद पवार में बढ़ गई, और शरद पवार जिस तरीके से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है वो एक बड़ा फैसला लेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि जनता का इमोशन अजीत दादा के साथ अभी बहुत भयंकर तौर पर जुड़ा हुआ है, और ऐसे में किसी तरह का ऐसा एक्शन ले लेना या ऐसा कोई फैसला ले लेना तो ये इनके खिलाफ भी जा सकता है। दूसरा है कि शरद पवार जितने एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं या परिवार के मुखिया हैं, वो जानते हैं कि हमारी लेगेसी, हमारे परिवार की लेगेसी और हमारी पार्टी की लेगेसी कैसे आगे बढ़ेगी या कैसे मतलब यादों में या भविष्य में, क्योंकि आप हर स्टेज में काम करते हुए इतिहास में भी किस तौर पे इतिहास आगे बढ़ेगा या इतिहास लिखा जाएगा या लोग कैसे देखेंगे, अपने नेता के प्रति क्या भाव सम्मान होगा, ये चीज़ें आएंगी। ये मतलब राजनीति तो क्रूअल है ही, मतलब इसमें तो कोई कहने की बात नहीं, पॉलिटिक्स इज अ वेरी क्रूअल गेम। एट द सेम टाइम किसी भी परिवार में जब परिवार का मुखिया जाता है तो ये परिवार के सामने शाम या अगले दिन या क्रिया खत्म होते होते ये प्रश्न सामने आता है। अगर कोई बिजनेस हाउस है वहां भी इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि औचक कोई चीज हो जाती है, किसी को कमान संभालनी पड़ती है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। यहाँ चूंकि ये राजनीति का क्षेत्र है, लोगों से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे गवर्नेंस का, वो उसमें भी सत्ताधारी पार्टी है, मतलब इसलिए और भी 3 कोने हैं ना। हाँ। एक कोना अभी आप देख रहे हैं एकदम खाली है, शून्य है वो कोना, और इसीलिए उस कोने की भरपाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंटर में अगर बीजेपी है और बीजेपी का चेहरा है देवेंद्र फडणवीस, तो 2 अलग और कोण बचते हैं, जिसमें एक एकनाथ शिंदे हैं और दूसरी तरफ अजीत दादा पवार की एनसीपी। अब जब चुनाव होने हैं, मुझे लगता है कि इन चुनावों में बारामती और जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा एक रोल प्ले होगा कि सेंटिमेंट का होगा, सेंटिमेंट्स बहुत बड़े लेवल पर हो सकते हैं, यहाँ पर उबार के तौर पर अपना रोल प्ले करें। मेरे साथ शिवानी भी जुड़ चुकी हैं। शिवानी, क्या नजर आ रहा है इस वक्त आप जब वहां बारामती के लोगों से बातचीत कर रही हैं? शिवानी, सत्ता की बात यहाँ पर थी। देखिए, आपने कहा बिल्कुल राजनीति बहुत ज्यादा क्रूर होती है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब कोई ना कोई विकल्प के तौर पर तो यहाँ पर देखना होगा। जब हम उनके आवास स्थान पर थे जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर अजीत पवार का रखा गया था, तो जब उनके बेटे उस वक्त वहां पर आए थे तो वही प्यार लोग उनका हाथ पकड़ रहे थे, शायद उम्मीद जता रहे हैं कि अब अगली सत्ता जो है शायद वो पार्थ पवार यहाँ पर संभाले, कि वो वक्त अब यहाँ पर निकल आ चुका है। कुछ लोग भी मेरे साथ है उस आराम से चलो, अभी कोई बात नहीं। कोई ले सकता है अजीत पवार की जगह? रोहित अजीत पवार की जगह ले सकता है वो रोहित पवार। रोहित पवार और रोहित पवार भतीजे हैं। तो देखिए, रोहित पवार और पार्थ पवार उनके दो जी, आप वो रोहित पवार की जिक्र यहाँ कर रहे हैं, हालांकि हमने देखा बिल्कुल यही वाली बात होगी शिवानी। दुख है शरद पवार की बेटी चली लोकसभा से है, लेकिन उनके भतीजे का एक बड़ा रुतबा था। अब यही चीज यहां पर दिख रही है कि रोहित पवार जो हैं उनका नाम लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि भतीजे हैं अजीत पवार के। और देखिए रूबिका, यही तो वो जनता है जिन्होंने अजीत पवार को भी यहाँ पर चुना,
और अब कहीं ना कहीं उनके उत्तराधिकारी के रूप में जिस नाम का ये चयन कर रहे हैं, ये खुद ही यहाँ पर है सब कुछ तय करने वाले, ये खुद ही जनता है इतनी बड़ी, खुद ही ये जज भी हैं। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है रोहित पवार उस सत्ता को संभाले, हो सकता है पार्थ पवार उस सत्ता को संभाले, लेकिन ज्यादातर लोगों को आपने यहाँ पर और लोगों से भी मैं पूछूंगी, कोई ले सकता है क्या अजीत पवार की जगह? आपको क्या लगता है कौन आएगा? ऐसा क्यों पार्थ पवार? क्यों जय पवार? जय पवार पार्थ पवार, लेकिन क्यों पार्थ पवार? वो छवि अजित दादा की छवि उसमें दिखती है हमको, मेरा सेम है उनका पार्थ पवार। लेकिन जो लगता था आप लोगों को हर 15 दिन में वो लगाते थे, क्या उम्मीद आप लोग? तो ये लोग वहां पर मौजूद हैं। देखिए ये छोटा सा सर्वे भर है और उसमें ही आप देख लीजिए, ये हमारे एक रिपोर्टर हैं जो या तो शायद स्क्रीन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं या हमसे वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वार्ता कर रहे हैं तो कृपया दोबारा उनको स्क्रीन पर लाएं ताकि हम उनसे भी जान सकें कि इस वक्त वहां पर किस तरीके की भावनाओं का उबार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पंच तत्वों में विलीन होते हुए अजीत दादा पवार के इस पार्थिव शरीर को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम वीवीआईपीज वहीं शामियाने में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये ऐसा नहीं है कि आपने मुखाग्नि दी, परिक्रमा की और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाता है। नहीं, चिता पूरी तरह से जलेगी और उसके बाद राख जो है वो छानी जाएगी और उसके बाद जो है गंगा में उसको विसर्जित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है। 3 नाम आपने सुने हैं। पहला नाम आपने रोहित पवार का सुना, फिर दूसरा नाम आपने पार्थ पवार का सुना और फिर जय पवार का आपने नाम सुना है। अब आगे क्या होगा एनसीपी का, क्योंकि एनसीपी को जिस मजबूती के साथ और जिस फख्र के साथ अजीत दादा पवार ने आगे लेकर गए हैं, वो अब खत्म। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अजीत दादा पवार अब पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। वो शख्स जो बारामती के एक रहने वाले को अपने घर का आदमी समझता था, उसके स्कूल के एडमिशन से लेकर शादी विवाह और ये अंतिम संस्कार तक के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था, आज वो खुद सबको विदा करके चला गया है। और सुबह से ही आपको बता दें, मेरे तमाम सहयोगी शिवानी, विवेक, अरुण, आनंद, ये सब के सब ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे, हर खबर हम तक पहुंचा रहे थे। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सुबह से लगे रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि अजीत दादा की आत्मा को प्रभु शांति दे और श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। लेकिन उसके बाद भी किस तरीके का वहां पर माहौल है आप तक पहुंचाते रहेंगे, यह हमारा वादा है। आगे की खबरों को हम बढ़ाएं। आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश कर दिया गया है, ये जानकारी मैं आपको जरा बता देना चाहती हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दोपहर 12 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। सर्वे दरअसल देश की आर्थिक सेहत का आईना होता है, जिसके आधार पर सारी योजनाएं बनाई जाती है, बजट बनाया जाता है, देश की नीतियां तय की जाती है। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब 1 फरवरी को दोबारा लोकसभा सुबह 11 बजे शुरू होगी उसकी कार्रवाई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 9वीं मर्तबा एक महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेगी। 2026-27 के लिए बजट पेश होगा। हमारी तैयारियां न्यूज़ 18 इंडिया पर पूरी हो चुकी है। हमने हर उस वर्ग से बात की है, हर उस इलाके में हम पहुंचे हैं जहां बजट